इसे भारत का दुर्भाग्य ही समझिए कि हमारे पास इंटरटेनमेंट के नाम पर फूहड़, मनगढ़ंत और अर्थहीन वीडियोस देखने का समय तो होता है, लेकिन हमारे वे पूर्वज जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और जिनकी शायद ये अपेक्षा रही होगी कि उनके वंशज उनके बलिदानों के बारे में जानकर उन पर गर्व करेंगे, लेकिन हमारे पास उनके बारे में जानने बल्कि सोचने तक का भी समय नहीं होता है। हल्दी घाटी का युद्ध, इसके बारे में कई कहानियां आपने पहले भी सुनी होगी, मगर हल्दी घाटी के युद्ध का जो प्रसंग आज हम आपको बताने वाले हैं, निश्चित ही वह कभी किसी ने आपसे नहीं बताया होगा। इसलिए यदि आपके पास समय हो तो आगे इस वीडियो को अंत तक देखें। 18 जून सन 1576 अरावली की पहाड़ियों में तीर, तलवार, भाले और कई हथियारों से सुसज्जित दो सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी। और युद्ध भी कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि ऐसा घमासान युद्ध जिसके 450 साल बाद भी हल्दी घाटी में मिलने वाली टूटी हुई तलवारें, भाले, हाथियों, घोड़ों और इंसानों के कटे हुए सरों का कंकाल उस युद्ध की भयानकता और नरसंहार का प्रमाण देते हैं। एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप का एक एक सैनिक काल बनकर मुगलों पर टूट पड़ रहा था और मुगल जितनी जल्दी हो सके भागना चाह रहे थे। क्यों मुगल सैनिकों ने बड़ी संख्या में अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर दिया था और अपनी ही सेना को कमजोर करने लगे, और वो भी ऐसे सैनिक जो अकबर की तरफ से पूरी वफादारी से लड़ रहे थे। कई लोगों के मन में यह विचार भी आ गया होगा कि मान सिंह राजपूत होने के कारण महाराणा प्रताप के प्रति सौहार्दपूर्ण भाव रखता और उसी ने अकबर के सैनिकों को मरवा दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह महान कार्य अकबर के विश्वसनीय मुस्लिम सेनापति आसफ खां और धार्मिक सहायता के लिए भेजा गया अलबदायूनी ने किया। हल्दी घाटी के दो किनारों पर एक तरफ महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना थी और दूसरी तरफ तोप और बंदूकों से लैस अकबर की 80,000 की विशाल सेना। और मानसिंह इस सेना के बीच से सैन्य संचालन कर रहा था। महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को जीतने का उपाय यही था कि वह मुगल सेना के मध्य में घुसकर मानसिंह को मार दे, मगर यह इतना आसान नहीं था। दोनों तरफ के सैनिक युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप बहुत देर तक अपनी मातृभूमि में शत्रु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अलबदायूनी कहता है कि अचानक तलवारें चमकने लगी, हजारों घोड़ों के पैरों से जमीन थरथराने लगी और प्रताप के सेनापति हकीम सुर अफगान के नेतृत्व में हर हर महादेव का जयघोष करते हुए 3,000 राजपूतों ने घाटी से निकलकर हमारी सेना की बाईं टुकड़ी पर हमला कर दिया, जिससे हमारी सेना में भगदड़ मच गई और भेड़ों के झुंड की तरह वह अपनी जान बचाने के लिए दक्षिण की तरफ भागने लगे। इसी बीच राणा की सेना की दूसरी टुकड़ी, जिसका संचालन खुद राणा कर रहे थे, ने घाटी से निकलकर मुल्ला काजी खां पर हमला कर दिया और उसकी सेना को काटते हुए टुकड़ी के मध्य में पहुंच गए, जिससे टुकड़ी का कमान संभाले सिकरी के शहजादे भाग गए और उनके मुखिया शेख मंसूर को भागते हुए तीर लग गया। काजी खां ने लड़ने की कोशिश की, मगर तलवार के वार से उसका अंगूठा कट गया और वह भी भाग गया। प्रताप के पहले ही हमले से भयभीत होकर हमारी फौज के वो सैनिक बनास नदी को पार करके 5-6 कोस दूर भाग गए। ग्वालियर के राम शाह के लिए अलबदायूनी ने कहा है कि जो वीरता उसने दिखाई उसका वर्णन करने लायक कोई शब्द नहीं है। मुगल सैनिक तितर बितर हो गए और घाटी की दूसरी तरफ जमा होने लगी। इसी तरह महाराणा प्रताप ने पहले ही हमले में मुगलों पर धाक जमा ली, मगर मानसिंह अभी बहुत दूर था और राणा की सेना इतनी छोटी थी कि इस शुरुआती विजय का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी थी ही नहीं। इसलिए मुगल सेना के मध्य भाग में पहुंचने के लिए उन्होंने हाथियों से हमला करवाया और शुरू होने के 3 घंटे बाद महाराणा प्रताप का लोना हाथी मुगलों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसका सामना करने के लिए मुगलों ने गजबुक्ता नाम के हाथी को भेजा। इन विशाल काय हाथियों की लड़ाई में कई सैनिक दब गए और मर गए। मुगलों का हाथी घायल होकर गिरने वाला था, तभी एक मुगल सैनिक ने लोना के महावत को गोली मार दी और लोना हाथी वापस लौट गया। उसके बाद ग्वालियर नरेश राम शाह ने राम प्रसाद नामक हाथी को भेजा। इसका सामना करने के लिए मुगलों ने गजराज और रमणदार नाम के 2 हाथियों को भेजा। राम प्रसाद के महावत को मुगलों ने मार दिया और राम प्रसाद हाथी पर कूदकर उसे बंदी बना लिया। हाथियों की लड़ाई समाप्त हुई और उसके बाद सिसोदिया राजपूत और मुगल राजपूतों ने तलवार और भाले से लड़ना शुरू कर दिया। युद्ध अपने भयंकर रूप में पहुंच चुका था।
किसी का हाथ कट के गिर रहा था, किसी का पैर कट के गिर रहा था और किसी की गर्दन कट कर गिर रही। हाथी, घोड़े और सैनिकों के शवों और कटे अंगों से हल्दी घाटी का मैदान भर गया था। उनके रक्त और मिट्टी से बनी कीचड़ में पैदल सैनिक और घोड़े फिसल कर गिरने लगे थे, जिससे युद्ध की स्थिति और खराब हो गई थी। इस समय मैंने मानसिंह के सहयोगी और अकबर के एक दूसरे सेनापति आसफ खां से कहा कि हम अपने और शत्रु राजपूतों में पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि किस पर तीर चलाएं। जिसके जवाब में आसफ खां ने कहा था कि तुम केवल तीर चलाते जाओ, जिस भी पक्ष के आदमी मरे इस्लाम का तो फायदा ही होगा, मरेंगे तो आखिर काफिर ही। और हम बस तीर चलाते गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमारा एक भी तीर खाली नहीं जा रहा था और मुझे काफिरों को मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लाशों से रणखेत भर गया था। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपने घुड़सवार सैनिकों के साथ अकबर की सेना के मध्य भाग में प्रवेश कर गए थे। महाराणा के सैनिक अपनी ओर की विजय होते देखकर महादेव और महाराणा प्रताप के नाम से जयघोष करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ी राजपूत सैनिक अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ने लग गए। उधर महाराणा प्रताप अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ मुगल सेना के मध्य भाग में सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए मानसिंह के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। महाराणा प्रताप अपनी प्रसिद्ध घोड़ी चेतक पर बैठे हुए थे और चेतक के आगे हाथी का एक नकली सूंड लगाया हुआ था, जो कि शत्रु सेना के हाथियों को भ्रमित करने के लिए था। बहलोद खां के नेतृत्व में एक सैनिक दस्ता मानसिंह की सुरक्षा कर रहा था और उसे चारों तरफ से घेरे हुए था और बहलोद खां ठीक मानसिंह के आगे खड़ा था। महाराणा प्रताप उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। अब मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बस बहलोद खां था और बहलोद खां इतना समझदार था कि उसने यह नहीं देखा कि युद्ध की शुरुआत में जो असंभव लग रहा था, महाराणा प्रताप ने उसे भी संभव कर दिया है और आधी सेना को चीरते हुए मानसिंह तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बजाय बहलोद खां महाराणा प्रताप को मारकर अकबर से इनाम पाने के बारे में सोचने लग गया। महाराणा प्रताप ने चेतक बहलोद खां की तरफ दौड़ाया और उधर से बहलोद खां भी अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ा। बहलोद खां ने महाराणा प्रताप को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर कूद गया और महाराणा प्रताप ने बहलोद खां के सर पे तलवार से ऐसा प्रहार किया कि बहलोद खां के साथ उसके घोड़े के भी दो टुकड़े हो गए। उसके बाद महाराणा प्रताप ने मानसिंह की तरफ देखा। मानसिंह हाथी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर मानसिंह के हाथी के चारों तरफ घूमने लगे और मानसिंह से कहा, तुमसे जहां तक हो सके अपनी वीरता दिखाओ। मानसिंह, आज महाराणा प्रताप रणभूमि में तुम्हारे सामने खड़ा है। और चेतक ने अपने पैर मानसिंह के हाथी की सूंड पर टिका दिया और उन्होंने अपने भाले से मानसिंह पर वार किया, मगर मानसिंह अपने हाथी की पीठ पर बने खोदे में छुप गया और महाराणा का भाला मानसिंह के कवच में ही लगा और मानसिंह बच गया। उसी समय मानसिंह के हाथी की सूंड में लगे तलवार से चेतक का पिछला पैर कट गया। मानसिंह को मरा हुआ समझकर महाराणा ने घोड़ा पीछे कर लिया। मानसिंह की मौत का समाचार मिलते ही मुगल सेना में भयानक निराशा छा गई और वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। युद्ध के तीसरे चरण में भी महाराणा प्रताप की जीत हुई। भागते हुए सैनिकों को रोकने के लिए मुगल सेनापतियों ने सेना में एक झूठी अफवाह फैला दी कि खुद बादशाह अकबर अपनी बड़ी सेना के साथ आ पहुंचे। यह खबर सुनते ही मुगल सैनिकों में हिम्मत आ गई और उन्होंने महाराणा प्रताप को घेर लिया। महाराणा प्रताप 3 बार उनके घेरे को तोड़कर निकल गए, लेकिन मुगल सैनिक उन्हें जीवित निकलने नहीं देना चाह रहे थे। महाराणा प्रताप बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वह 3 जगह तलवार से कट गए थे। उन्हें 3 बार भाला भी लगा और एक गोली भी लगी हुई थी। एक ऐसा भी समय आया जब महाराणा प्रताप को लगा कि शायद वह अब जीवित नहीं बचेंगे और उन्होंने सोचा कि जीवित रहते जितना हो मुगल सेना को नुकसान पहुंचा दे। उन्होंने खुद को मृत मान लिया और मुगलों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन झाला विदा उन्हें वहां से निकाल कर ले गए। झाला विदा ने महाराणा प्रताप का ध्वज ले लिया और उनका वेश धारण कर लिया और महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में अपने सैनिकों को महाराणा का आभास कराकर उत्साह बनाए रखा और शत्रुओं को अपनी तरह भ्रमित कर लिया। महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिए गए, लेकिन महाराणा प्रताप समझकर मुगल सैनिकों ने झाला विदा पर हमला कर दिया और वे उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि मुगलों को ये समझते देर नहीं लगी कि जिन्हें उन्होंने मारा है वे महाराणा प्रताप नहीं, लेकिन उन्हें डर था कि महाराणा प्रताप के सैनिक पहाड़ी के पीछे उनका इंतजार कर रहे हैं। इस डर से उन्होंने महाराणा का पीछा नहीं किया। काफी देर तक वहीं खड़े रहे और बाद में गोगुंदा चले गए। मगर यह लड़ाई यही समाप्त नहीं हुई थी। महाराणा एक बार पुनः युद्ध समाप्त होने के बाद हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में वापस आते हैं। इसके बाद की कहानी जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।
तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम।